चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को भी दबाएं। नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहली वाली क्लास में हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े थे और आज हम उसी से आगे संस्कृत के कुछ शब्दांश और जो अव्यय हैं जो आज वर्तमान में उपसर्ग की तरह प्रयुक्त हो रहे हैं, आज हम उन्हें पढ़ने वाले हैं और हिंदी के उपसर्ग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज यही हमारा टॉपिक होगा। उससे आगे हम देखते हैं संस्कृत के कुछ शब्दांश और अव्यय जो आज उपसर्ग की तरह प्रयुक्त हो गए हैं। संस्कृत के कुछ शब्दांश हैं या कह सकते हैं हम कुछ अव्यय हैं जो आज उपसर्ग की तरह प्रयुक्त किए जा रहे हैं, जिनको आज हम वर्तमान में उपसर्ग की तरह प्रयोग में ले रहे हैं। तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं, इन्हें देखते हैं। सबसे पहला है आ उपसर्ग, जिसका अर्थ है नहीं, रहित, और इससे मिलके शब्द बनते हैं असत्य, अनाथ, अन्याय। अब इन तीनों शब्दों में देखते हैं हम, इन तीनों शब्दों में आ उपसर्ग और सत्य शब्द हो गया। ऐसे ही इसमें निकालें तो आ नाथ, ऐसे ही इसमें देखें तो ए न्याय। तो ऐसे ही करके हम इसमें से आ उपसर्ग निकाल सकते हैं। आ उपसर्ग के बाद में जो शेष बच रहा है ये हमारा शब्द है। ऐसे ही अगला देखते हैं अन, ना पे हलंत लगा हुआ है, जिसका अर्थ है निषेध और रहित, जिसके शब्द बनते हैं अनुपयोगी, अनुर्वर, अनुत्साह। अब इन तीनों शब्दों में देखते हैं, यहाँ अन निकल रहा है तो अन प्लस उपयोगी, अन प्लस उर्वर, अन प्लस उत्साह। तीनों में 1, 2, 3, यहाँ तीनों शब्दों में संधि हुई है। अन प्लस उपयोगी, अन प्लस उर्वर, अन प्लस उत्साह। और यहाँ देखते हैं, यहाँ तीनों शब्दों में केवल संयोग हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है? संयोग हुआ है, क्योंकि ये सीधे सीधे वैसे ही जोड़ दिए हैं यहाँ पे, और यहाँ संधि हुई है। तो कहीं संधि होती है, कहीं संयोग होता है। आगे देखते हैं अध, जिसका अर्थ है नीचे, शब्द बनते हैं अधोगामी, अधोमुखी, अधपतन। अगला शब्द है चिर। ये तीनों जो शब्द, तीनों जो उपसर्ग हैं, चिर, चिर, चिरम, इन तीनों का ही अर्थ होता है अधिक लंबा। इन तीनों का ही अर्थ क्या होता है? अधिक लंबा। लेकिन अगर जुड़े हुए शब्द से इनको अलग करेंगे तो हमें देखना है कहाँ कैसे हमें ध्यान रखना है। जैसे चिर, इसमें देखें अर्थ में वही अधिक लंबा आएगा। चिराग, चिरायु। अब चिराग और चिरायु इसमें संधि होगी। जैसे इसमें से चिर निकाल दिया इधर और पीछे मूल शब्द रह जाएगा, ऐसे ही इसमें से चिर प्लस आयु, ऐसे मूल शब्द रह जाएगा। और यहाँ देखते हैं चिर वही अर्थ है अधिक लंबा, और जिसमें चिर परिचित, चिर प्रतीक्षा, चिर काल। अब यहाँ संयोग हो रहा है। देखते हैं सह, सह का अर्थ है साथ, और उसके शब्द हैं सहायक, सहोदर, सहगामी, सहपाठी। अगला देखते हैं पुनर्, जिसका अर्थ है दोबारा, पुनरागमन, पुनर्वलोकन, पुनर्जन्म। अगला है स्व, जिसका अर्थ है अपना, स्वेच्छा, स्वराज, स्वदेश और स्वार्थ। अब यहाँ देखें मित्रों, स्व प्लस इच्छा, यहाँ पे संधि हो रही है। अगर हम उपसर्ग निकालेंगे तो स्व प्लस इच्छा यानी कि गुण संधि हो रही है यहाँ पे। और यहाँ देखते हैं मित्रों, यहाँ संयोग के द्वारा निकाला जा रहा है, सीधे सीधे निकल रहा है स्व प्लस राज, और यहाँ भी सीधे सीधे निकल रहा है स्व प्लस राज। और यहाँ मित्रों यहाँ संधि हो रही है स्वार्थ में। तो
हमें देखनी है। जहाँ पे हमारी संधि हो रही है तो वहाँ संधि की तरह अलग करना है उपसर्ग, और जहाँ संयोग की तरह हो रहा है तो संयोग की तरह निकालना है। आगे देखते हैं। तो अब ये हमारे संस्कृत के कुछ शब्दांश या अवयव थे जो आज वर्तमान में उपसर्ग की तरह प्रयुक्त हो रहे हैं, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। अब हम हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य जो उपसर्ग हैं वो हैं अद, उन, ओ, के, कु, सा, सु, पर, पड़, उन्नी। ये हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं। अब इन मुख्य उपसर्गों को पढ़ेंगे। अद, अद का अर्थ है आधा, और जिसके शब्द बन रहे हैं अधपका, अधकचरा, अधचला। तीनों में संयोग हो रहा है, तीनों में सीधे सीधे ही जुड़ रहा है। अध धन पका, अध धन कचरा, अध धन चला। तो तीनों सीधे सीधे संयोग के द्वारा अलग हो गए हैं। यहाँ देखना है तो एक यहाँ देखा था हमने अध, और एक यहाँ अध देखा था। ये दोनों एक ही हैं, दोनों यानी कि एक जैसे ही हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है और दोनों के ही शब्द भी अलग ही बने हैं। तो यहाँ देखते हैं अध का, यहाँ देखें संस्कृत वाले में तो अध का अर्थ है नीचे, और यहाँ देखते हैं तो यहाँ है आधा। ठीक है, तो दोनों में अंतर देख लेना। यहाँ इसका अर्थ है नीचे, यहाँ अर्थ है आधा। और यहाँ जो शब्द हैं अध यानी कि अधोगामी, अधोमुखी, अधपतन। और यहाँ देखते हैं अध में अधपका, अधकचरा, अधचला, यहाँ संयोग हो रहा है, और यहाँ इनमें संधि हो रही है। तो ये देख लेना ध्यान करके। आगे देखते हैं उन, जिसका अर्थ है एक कम। कुछ उदाहरण है उन, 19, 29, यानी कि एक कम 20 और एक कम 30। अब आगे देखते हैं औ, जिसका अर्थ है बुरा, हीन, जिसका शब्द बनता है अवतार या ओको, या हम इसको अब भी कर सकते हैं संधि के अनुसार अवतार। ऐसे ही इसको अवसर को ये कर देंगे हम अवसर। अगला जो उपसर्ग है हमारा का, औलिक को, जिसका अर्थ है बुरा और जिसके शब्द हैं कपूत, कुटेव और पुरम। अगला है से, यसु, जिसका अर्थ है सहित या अच्छा, और जिसके शब्द बन रहे हैं सपूत, सुपुत्र, सहित। यहाँ भी देखें मित्रों का नाम सा प्लस पुत, सु, पुत्र, सहित, सीधे सीधे संयोग के द्वारा निकल रहे हैं। यहाँ पे भी संयोग हुआ है, संधि लेनी हुई है यहाँ पे भी। तो आगे देखते हैं पर का मतलब है दूसरा। यहाँ पराधीन, प्रकार, प्रदेश, इन तीनों शब्दों में देखते हैं। यहाँ पराधीन है, पर, धन, अधीन, यानी कि यहाँ संधि हुई है। पर काज, यहाँ पे संयोग हो रहा है। पर देश, यहाँ भी संयोग हो रहा है, सीधे सीधे निकल रहा है। पहले शब्द में संधि है, इन दोनों शब्दों में संयोग हो रहा है। अब आगे देखते हैं पढ़, जिसका अर्थ है पूर्व का, और जिसके शब्द बन रहे हैं या पड़दादा, पड़नाना, जिनको हम परदादा या परनाना भी लगा सकते हैं। जैसे पहले वाले में जो है। अगला है नी, जिसका नी का अगला अर्थ जो दिया है वो है रहित। नी का अर्थ है रहित, और जिसका शब्द बना है निकम्मा, निहत्ता और नीटा। अब यहाँ देखते हैं नी हटा देंगे तो ये सीधे सीधे शब्द निकल के आ रहा है, और यहाँ भी नी हटा देंगे ये सीधे सीधे शब्द निकल के आ रहा है, और यहाँ भी ये हटा देंगे सीधे सीधे शब्द निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे भी संयोग हो रहा है। तो हमें मित्रों ये देखना है कि कहीं पे तो संधि हो रही है और कहीं पे यानी कि संयोग होता है। तो संधि और संयोग हमें देख लेना है, कहाँ कहाँ पे संधि हो रही है, कहाँ कहाँ पे संयोग हो रहा है। तो आज का हमारा जो उपसर्ग टॉपिक है यहीं समाप्त करते हैं। इससे अगली क्लास में फिर आगे हम जो अगले उपसर्ग रह गए हैं वो हमारे विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं,
उन विदेशी भाषाओं के उपसर्गों को अगली वीडियो में पढ़ेंगे।